नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपन वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला है वो जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले जो ग्रुप डी के 17 सितंबर 2018 से लेके और 12 दिसंबर 2018 के बीच जो 135 पारी हुई थी, उनके जो 3375 क्वेश्चन साइंस के हैं वो आज से अपन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए। और भी जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप है वो जोड़ लीजिए ताकि वो भी है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप है वो जुड़ जाइए और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है और जो आपको नहीं लगे चीज़ उसको आपको है वो नोट आउट कर लेना है। तो ठीक है, अपन है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो साइंस का है वो आपके सामने है कि जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लगाया जाता है तब इसकी गति में निरंतर परिवर्तन होता है। ठीक है, देखिए अपने को पता है कि यदि असंतुलित बल लगाया जाता है तो बल लगाने से वस्तु के द्रव्यमान और भार में और परिवर्तन नहीं होता है असंतुलित बल लगाने से। ठीक है, आकृति में यदि अपन बात करें तो एक बार परिवर्तन होगा, निरंतर परिवर्तन नहीं होगा। तो सिर्फ चाल में क्या होता रहता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो रहा है कौन सा, चाल जवाब हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निषेचित अंडा जो होता है उसको बोलते हैं क्या, युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, निषेचित जो अंडा होता है उसको क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। और ये कह रहा है कि युग्मनज है वो किस में समाविष्ट होता है। यानी अपने को पता है कि निषेचन के बाद, और निषेचन कहाँ होता है, निषेचन होता है अंडवाहिनी के अंदर। और निषेचन का मतलब क्या होता है, निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक। नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु। निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक मादा, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी के अंदर होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निषेचित अंडा जो होता है जिसको हम बोलते हैं युग्मनज, किस में समाविष्ट होता है। या निषेचन के बाद तो सबको पता है ये कहाँ समाविष्ट होता है, गर्भाशय के अंदर समाविष्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है। ठीक है, देखिए यदि अपन बात करें तो एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है, Al होता है। क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, Cl होता है। और कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C होता है। ठीक है, तो ये प्रतीक तो है वो सीधे है जो इनके पहले शब्दों से लिए गए हैं। लेकिन यदि अपन बात करें आयरन की तो आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। ठीक है, और Fe का मतलब क्या होता है, Fe का मतलब होता है फेरम। और फेरम क्या होता है, एक लैटिन शब्द होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो साइंस का क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो अगला अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए अगला साइंस का क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो जल्दी से अपन देख लेते हैं। तो अगला साइंस का क्वेश्चन इसमें ये रहा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कोई बल है वो 1 किलोग्राम पिंड की गति को, और 1 किलोग्राम का कोई पिंड है और उसके ऊपर कोई बल लगाया जाता है और उस बल के कारण उसका जो पिंड का वेग है वो 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो किया गया कार्य आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए अपने को सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, साइंस के अंदर यदि आपको न्यूमेरिकल करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने को डाटा क्या दे रखा है, अपने को डाटा एम दे रखा है कितना, 1 किलोग्राम। ठीक है, और अपने पास 2 वी है, तो अपन एक को तो v मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, u मानेंगे। ठीक है, v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है अंतिम वेग। तो अंतिम वेग कितना है, 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और u कितना दे रखा है, 4 मीटर प्रति सेकंड अपने को दे रखा है। ठीक है, अब अपने को इस प्रकार का फॉर्मूला ढूंढना है कार्य का जिसके अंदर m हो और वेग हो। ठीक है, और ऐसा फॉर्मूला जो है वो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2mv²। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करते हैं, 1/2 लिख लिया। m कितना है, m अपने पास कितना है, 1 दे रखा है। और अब अपने को क्या v देखना है, तो v क्या होता है, दोनों वेग का जो अंतर होगा वो क्या होगा, v होगा। ठीक है, तो अंतिम वेग कितना है, 8² माइनस प्रारंभ वेग कितना है, 4²। तो ये हो जाएगा 64 माइनस कितना, 16 है। ठीक है, और 64 माइनस 16 कितना होता है, 48 होता है। तो 1/2 इंटू 1 इंटू 48, तो ये कितना हो जाएगा, 24 और जूल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। कैसे, दोबारा सुन लीजिए आप, दोनों के बीच में, दोनों के वेग में जो अंतर होता है, ठीक है, 1/2 mv²। ठीक है,
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग हो गया 64 और 4 का वर्ग हो गया 16। निकालोगे आप अंतर तो ये हो जाएगा 48 और आपके पास m 1 है और 1/2 है, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 24 जूल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गति के और तीसरे न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। देखो तेज गति से आती हुई गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक यानी फील्डर के द्वारा गतिमान गेंद के साथ साथ धीरे धीरे हाथों को नीचे खींचना, ये तो गति का दूसरा नियम है, ठीक है। याद रखना ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, जब हम पेडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, ये अपने को पता है, घर्षण का नियम है। और अगला है जब बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झटका महसूस करता है, तो ये अपने को पता है जड़त्व का नियम है, ये गति का प्रथम नियम है। रॉकेट को लॉन्च करना है वो कौन सा है, गति का तीसरा नियम है, ठीक है। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पिछली बार देखो एग्जाम के अंदर आए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और भी अभी आना बाकी है। देखिए अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को कहते हैं, ठीक है। अपने को पता है कि गुरुत्व बल और गुरुत्व बल क्या होता है, गुरुत्व बल ज्ञात करने का फॉर्मूला यहाँ पर कह सकते हैं गुरुत्व बल जी तो गुरुत्व त्वरण के कारण होता है, ठीक है। और भार ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर mg होता है, ठीक है। अब ये आपसे यही कह रहा है कि कार्य करने के लिए और क्या गुरुत्व बल प्रयुक्त होता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है किसके नाम से, भार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि द्रव्यमान त्वरण और आवेग में गुरुत्व बल का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब कोई वस्तु वर्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। अब अपने को पता है कि जो बल केंद्र बाहर से केंद्र की ओर लगता है उसको तो हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। बाहर से जो केंद्र की ओर लगता है उसको तो हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, और जो अंदर से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, ठीक है। अंदर से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल को बोलते हैं। और अपन जानते हैं वॉशिंग मशीन जो होती है वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। अभिकेंद्रीय बल की यदि अपन बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r होता है। अभिकेंद्रीय बल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, mv² क्या होता है, r होता है। और यदि अपन बात करें तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति, या अपन कह सकते हैं कि जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होती है, ठीक है, ये क्या होते हैं, अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन की pH क्या है, 7 से कम है। अब अपने को पता है कि pH का मान यदि 7 से कम है तो उस कंडीशन में वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए अम्लीय। ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 7 से कम है तो उस कंडीशन में वो कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपन इनके क्या देखते हैं, इनके जो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए तीन क्वेश्चनों के अंदर क्या दे रखा है, इसने सोडियम दे रखा है। अब अपने को पता है कि सोडियम जो है वो आवर्त सारणी के पहले वर्ग के अंदर पाई जाती है, और सोडियम को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं, ठीक है। सोडियम को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं। और सोडियम को यदि अपन क्षारीय धातु बोलते हैं इसका मतलब pH 7 से कम तो हो ही नहीं सकती, pH 7 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक बचता है कौन, अमोनियम क्लोराइड, इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों का देखो जवाब देना है। कुछ थोड़े से गहरे अपन कह सकते हैं कि सोचने वाले क्वेश्चन है, लेकिन अपने को यदि पता है कि सोडियम वर्ग 1 में होती है और सोडियम क्या होती है, क्षारीय धातु होती है, तो क्षारीय धातुओं की pH तो 7 से कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी तो प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। और क्षार की जो pH होती है वो 7 से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का जो है, अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी और धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ध्यान से सुनना है, ठीक है। धातु ऑक्साइड अपने को पता है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, कि कौन, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो बनता क्या है, बनता है धातु ऑक्साइड, क्या, धातु ऑक्साइड प्लस क्या बनता है, प्लस बनता है हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातु के जल के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है, ठीक है। अब देखिए अपने को पता है कि कॉपर, लेड और सिल्वर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में फिर रिपीट कर सकता है, ये भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। एनसीईआरटी के अंदर सीधी लाइन दी हुई है, ठीक है। एनसीईआरटी का जो अध्याय 3 है धातु एवं अधातु, उसके अंदर सीधी लाइन दी हुई है
कि कॉपर, लेड और सिल्वर है वो क्या नहीं करते हैं, वो धातु के साथ भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला जो साइंस का क्वेश्चन है वो कौन सा है देखिए। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, बताइए। देखिए धातु निष्क्रिय तत्व है और अधातु या उपधातु। देखिए यदि अपन बात करें धातु की तो अपने को पता है कि सभी धातुएं क्या होती है, ठोस होती है, लेकिन एकमात्र धातु मरकरी जो होती है वो क्या होती है, द्रव्य होती है। तो धातु ठोस और द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, लेकिन गैस अवस्था में नहीं पाई जाती। निष्क्रिय गैसें सभी की सभी क्या होती है, गैस होती है, तो इनके अंदर ठोस और द्रव्य नहीं होता। आगे यदि अपन बात करें अधातु की तो अपने को पता है कि 11 जो गैसें हैं आधुनिक आवर्त सारणी में वो सारी की सारी क्या है, अधातु है। एक जो ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन अधातु है जो क्या है, द्रव्य है, और बाकी सभी क्या है, ठोस है। तो अपने को पता है कि सभी जो अधातुएं हैं वो ठोस, द्रव्य, गैस तीनों रूपों के अंदर पाई जाती है। उपधातु सभी क्या होती है, ठोस होती है। सभी उपधातु क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू टिश्यू, यानी कहने का मतलब ये है कि पादपों का जो लचीलापन होता है वो किस ऊतक के कारण होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादपों का लचीलापन है वो किसके कारण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, कोलेन काइमा हो जाएगा। ठीक है, कोलेन काइमा को अपन क्या बोलते हैं, कोलेन काइमा को हिंदी में बोला जाता है स्थूल कोण ऊतक। क्या बोला जाता है, स्थूल कोण ऊतक बोला जाता है। और स्थूल कोण ऊतक का मतलब ये होता है, स्थूल कोण ऊतक का मतलब ये होता है कि किसी भी कोण पे है वो जो क्या कर सकता है, पादप को मोड़ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये दे रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एयर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इनमें से किसी और प्रोसेस के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होती है या निकलती है। ठीक है, तो अपने को पता है फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन, ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि वाष्प उत्सर्जन, और एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर है वो ऑक्सीजन नहीं निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में एकमात्र प्रक्रम है जिससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु है वो गर्म रक्त वाला होता है। देखिए ठीक है, आपको बायोलॉजी के अंदर दो शब्द याद रखने, एक तो रखना है असमतापी। ठीक है, असमतापी है इनको बोलते हैं किलोथर्मल, और एक शब्द होता है समतापी जिसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल बोलते हैं। ठीक है, एक शब्द होता है आइसोथर्मल और एक होता है किलोथर्मल। ठीक है, असमतापी का मतलब ये होता है कि इनके शरीर का तापमान फिक्स नहीं होता, वातावरण के तापमान के अनुसार क्या करता रहता है, बदलता रहता है। और समतापी का मतलब ये होता है कि इनके शरीर का तापमान क्या होता है, फिक्स होता है, वातावरण के तापमान का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यदि अपन बात करें तो गर्म में और रक्त वाला जंतु, रक्त वाले जंतु का मतलब क्या होता है, समतापी होता है। ठीक है, गर्म रक्त वाले जंतु का मतलब क्या होता है, समतापी होता है। ठीक है, तो अपने को पता है कि मछली क्या होती है, पिसीज वर्ग की प्राणी होती है। मछली क्या होती है, पिसीज वर्ग की प्राणी होती है। मेंढक क्या होता है, एम्फीबिया वर्ग का प्राणी होता है। मेंढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी होता है। और मगरमच्छ क्या होता है, सरीसृप वर्ग का प्राणी होता है। और इन तीनों की विशेषता ये होती है कि ये क्या होते हैं, असमतापी होती है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ठंडे रक्त वाला कौन सा होता है, तो ठंडे रक्त वाले में ये आ सकते हैं। लेकिन अपने को पता है कि कबूतर जो होता है वो पक्षी होता है, पक्षियों को उड़ने के लिए समतापन की आवश्यकता होती है, तो ये क्या होते हैं, समतापी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप एक कबूतर रट के रखो, पक्षी और जो जितने भी स्तनधारी होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म रक्त वाले होते हैं, और बाकी सभी क्या होते हैं, ठंडे रक्त वाले होते हैं। यानी ठंडे रक्त का मतलब क्या हो गया, ये क्या होते हैं, असमतापी होते हैं। इनका शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार क्या करता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से समूह में बाहरी कोश क्या होता है, पूर्ण होता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि 18वें वर्ग को हम क्या कहते हैं, शून्य वर्ग कहते हैं। और शून्य वर्ग का मतलब कह सकते हैं कि इसकी संयोजकता क्या होती है, जीरो होती है। संयोजकता जीरो होती है, इसका मतलब इसका बाह्य कोश क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी कहने का मतलब है कि जो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं उनकी प्रायकर जो अपन कह सकते हैं कि
संयोजकता, वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता क्या होती है, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि जीरो जीरो दो के अंदर तो आ गया कि विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता कभी जीरो नहीं हो सकती, यानी ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए, पहले से कट हो गए, ठीक है। और 4 है वो विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता नहीं हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब इसकी संयोजकता जनरली प्रायकर कितनी होती है, 1 2 3 होती है, ठीक है। विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता प्रायकर कितनी होती है, 1 2 3 होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो सीधी सी बात है, ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, इसका मान तो आपको याद रखना है 6 × 10⁻24 kg। ये तो आप सीधा सा क्या करो, रट के याद रख लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। पराध्वनि उत्पन्न करता है, यानी पराध्वनि का मतलब क्या हो गया, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और सॉरी, पराध्वनि का मतलब क्या हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है। और पराध्वनि जो होती है इसका मतलब पाइपोसेस जो होता है, पाइपोसेस क्या होता है, पाइपोसेस एक जलीय जीव होता है, ठीक है। पाइपोसेस क्या होता है कि जलीय जीव होता है, और जलीय जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉरी ये पाइपोसेस जो जलीय जीव है वो क्या करता है, पराध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति है वो सर्वाधिक होती है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ठोस इज बेटर देन द्रव्य, और द्रव्य इज बेटर देन गैस। और अपने को पता है कि निर्वात के अंदर ध्वनि नहीं चलती है, इसका कारण होता है कि चंद्रमा पे लोग बातें नहीं कर सकते, चंद्रमा पर होने वाले धमाके की आवाज़ धरती पे सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, निर्वात होता है। ठोस में अंदर सबसे ज़्यादा वेग होता है ध्वनि का, उससे कम द्रव्य में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, ये दे रखा है कि इज द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम और अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि आपको गुलाम तो दे रखा है 4 गुलाम, और वोल्ट दे रखा है क्या, वो दे रखा है 18, और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है डब्लू, ठीक है। तो अपने को पता है कि डब्लू बराबर क्या होता है, क्यूवी होता है। डब्लू ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है क्या, क्यूवी। कार्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है क्यूवी। तो अपन कह सकते हैं क्यू कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, और वी कितना दे रखा है 18। तो कार्य क्या हो जाएगा, 72 जूल हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कार्य करने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, क्यूवी होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का जो है वो, ये साइंस का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है साइंस का, ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित कीजिए, ठीक है। यानी भौतिक विज्ञान के अंदर अपन कह सकते हैं कि कार्य, साइंस कार्य किसको मानती है, साइंस कार्य उसी को मानती है कि यदि आपने बल लगाया है और वस्तु विस्थापित हुई है, यानी बल लगाने पर वस्तु ने यदि जगह छोड़ी है तो वो कार्य है, नहीं तो साइंस उसको कार्य नहीं मानती। तो पहला कह रहा है किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो विस्थापित नहीं कर सकता वो कार्य है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो विस्थापित वस्तु द्वारा, बिल्कुल विस्थापित वस्तु द्वारा अपन कार्य को व्यक्त कर सकते हैं। अगला है वस्तु पर कार्यान्वित बल, बिल्कुल द्वारा, ठीक है। दोनों के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कार्य को व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी और सी। और बी और सी कहाँ दे रखा है, बी और सी दे रखा है चौथे ऑप्शन के अंदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ठीक है। हालांकि रेलवे ने है वो इसका कोई स्पष्टीकरण आंसर नहीं दिया, इसको हटाया गया क्वेश्चन है, लेकिन अपने को ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला साइंस का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, ठीक है। मैंने आपको कई बार बता दिया कि सुचालक का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, पदार्थ की मात्रा पर, अनुप्रस्थ काट पर, और किस पर, तापमान पर निर्भर करता है। दाब के ऊपर है वो कोई निर्भर नहीं करता, ठीक है। अपने को पता है कि पदार्थ का प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि लंबाई बढ़ती है, लंबाई यदि दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। पदार्थ की मात्रा अपने को पता है कि चांदी का प्रतिरोध अलग होता है, तांबे का अलग होता है, सोने का अलग होता है। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ काट का क्या होता है, क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। यदि अनुप्रस्थ काट है वो बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध क्या करता है, घटता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा कि द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द मास ऑक्सीजन इज ऑलवेज, यानी कहने का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन और जो जल के अंदर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है। तो अपने को पता है H2O, ठीक है,
H2O का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का एक होता है तो एक के दो अणुओं का कितना हो गया, 2 अनुपात कितना हो जाएगा 16, या अपन कह सकते हैं 1 अनुपात क्या हो गया 8 हो गया। इनका दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या हो गया 1 अनुपात 8 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे ये दे रखा है कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड, यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार का जनन जिसके अंदर एक पादप के शरीर का भाग है वो विकसित होकर एक नए पादप का निर्माण करता है, तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है, तो ये दे रखा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी इसका मतलब क्या हो गया कायिक प्रवर्धन हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कायिक प्रवर्धन हो गया। और कायिक प्रवर्धन का मतलब ये होता है कि पादप का कोई भी भाग है, जड़ तना पत्ती है, वो विकसित होकर एक नए पादप का निर्माण कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि धावन सोडा के एक अणु में कितने अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपको एक तो याद रखना है Na2CO3 का, एक आपको याद रखना है CuSO4 का, एक आपको याद रखना है FeSO4 का, और एक आपको याद रखना है CaSO4 का। ठीक है, इनके अंदर जो जल के अणुओं की संख्या पूछी जाती है तो धावन सोडा के अंदर जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है 10 होती है। कॉपर सल्फेट के अंदर जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है 5 होती है। फेरस सल्फेट में 7 होती है, और कैल्शियम सल्फेट में कितनी होती है 2 होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं चारों। कॉपर सल्फेट में 10, सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा के अंदर कितने होते हैं 10 होते हैं। नीला थोथा के अंदर कितनी होती है 5 होते हैं। फेरस सोडा में 7 होती है, और जिप्सम में कितनी होती है 2 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है साइंस का, तो वो देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों के हृदय में कक्षक कितने होते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि मछली के हृदय में कितने कक्षक होते हैं 2 कक्षक होते हैं। तो आपको याद रख लेना है, रट लेना है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्षक होते हैं 2 कक्षक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको कि किसी समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान कितना है, वो आपको दे रखा है 298, यानी ए बराबर आपको कितना दे रखा है 298 दे रखा है। और इस नाभिक में न्यूट्रॉन कितने, यानी एन बराबर कितना दे रखा है 189 दे रखा है। आपसे पूछा क्या गया है परमाणु की संख्या पूछी गई। अब अपने को पता है कि अपने पास फॉर्मूला होता है क्या, ए बराबर जेड प्लस एन, ए बराबर है ए बराबर जेड प्लस एन। आपको जेड दे रखा है कितना, जेड आपसे पूछा गया है, ए आपको दे रखा है 298 और एन आपको दे रखा है कितना 189। तो 189 में यदि 189 आप 298 में से निकालोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 109 आ जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 109 हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, जब अपन द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो अपने पास प्रोटॉनों की संख्या आ जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला जो साइंस का क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एथेन की डॉट क्रॉस संरचना क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को एथेन का फॉर्मूला आना चाहिए। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6। ठीक है, C2 क्या होता है H6 होता है। ठीक है, तो इसमें से ऐसा फॉर्मूला देख लीजिए जिसके अंदर अपने को क्या दे रखा है C2 दे रखे हैं और एथेन दे रखा है, तो C2 एथेन। ठीक है, तो एथेन की डॉट जो संरचना दे रखी है क्या हो जाएगी सी। देखिए यहाँ पर मिस्टेक दे रखी है इन्होंने, यहाँ ऊपर नाम इन्होंने क्या दे रखा है, ऊपर इन्होंने नाम दे रखा है एथेन। ठीक है, और तो एथेन के हिसाब से फॉर्मूला क्या होना चाहिए C2H6 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ इन्होंने ऑप्शन के अंदर क्या मान रखा है, ऑप्शन के अंदर है वो एथिन मान रखा है, क्या वो मान रखा है C2H4 ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वैसे ये चौथा ऑप्शन होना चाहिए था इसका, लेकिन इन्होंने रेलवे ने है वो ये मान रखा है। ठीक है, चलिए आपको याद रखना है ज़रूर, इस प्रकार की गलती है वो नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए नहीं किया जाता, कहने का मतलब ये है कि पानी है वो अपने को पता है कि लेंस की तरह, आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि पानी का जो बुलबुला होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो कांच का तो लेंस अपने को पता है बनता ही है। ठीक है, मिट्टी का कोई लेंस नहीं बनता, प्लास्टिक का भी लेंस बनता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा।
ये क्वेश्चन तो कई बार हर एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि धातुओं के किस गुण के कारण और उसके क्या किए जा सकते हैं, पत्थर यानी चद्दर बनाई जा सकती है। धातुओं के किस गुण के कारण है वो क्या की जा सकती है, चद्दर बनाई जा सकती है। तो ये गुण आपको याद रखना है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि धातु को पीटने पर है वो क्या होती है, वो बढ़ती है। और अपने को पता है कि सबसे आघातवर्धीय धातु कौन सी होती है, सोना होती है। सबसे आघातवर्धीय धातु कौन सी होती है, सोना होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है वो 2 सेकंड के अंदर 10 जूल काम करता है, तो खर्च की गई ऊर्जा, देखिए अपने को पता है कि सारे आंसर जो है वो वाट में दे रखे, और वाट किसका मात्रक होता है, वाट होता है शक्ति का। तो यहाँ पर अगले ने ऊर्जा न पूछ के क्या पूछी है अपने से, शक्ति पूछी गई है। ठीक है, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, तो अपने को पता है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, कार्य करने की दर है वो शक्ति कहलाती है, यानी किया गया कार्य बट्टा क्या हो गया, समय हो गया। ठीक है, तो 1000 बट्टे और 2 हो गया तो कितना हो गया, 500 वाट हो गया। दोबारा देख लीजिए मेरे क्वेश्चन को, मेरी बात को दोबारा सुन लीजिए कि यहाँ ऊर्जा नहीं पूछी गई है, यहाँ पे शक्ति पूछी गई है, क्योंकि सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं, वाट में दे रखे हैं। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ऊर्जा का मात्रक तो क्या होता है, जूल होता है। और कार्य और ऊर्जा तो एक ही बात होती है, तो यहाँ पर और ऊर्जा तो ज्ञात ही नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें और समूह के अंदर कितने तत्व मौजूद है। देखिए वैसे तो आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें जो वर्ग है उसके अंदर 6 ही तत्व अपन कह सकते हैं कि मुख्य रूप से है, जो हीलियम है, ठीक है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है और रेडोन है। ठीक है, ये क्या है, विद्यमान है। ठीक है, लेकिन 118वां तत्व भी अपने को पता है कि 18वें समय में ही मौजूद है। ठीक है, तो उस हिसाब से कितने हो जाएंगे, 7 तत्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि कोई भी आंसर सही नहीं मानकर रेलवे ने इस क्वेश्चन को क्या कर रखा है, हटा रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि विद्युत धातुओं की और विद्युत प्रतिरोधकता की सही क्रम क्या है। ठीक है, अपने को पता है कि जिस धातु का प्रतिरोध कम होगा उसकी चालकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और अपने को पता है कि जो Hg है यानी मरकरी जो होती है वो क्या होती है, विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। तो इसकी कुचालक होती है, इसका मतलब इसकी प्रतिरोधकता सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसकी प्रतिरोधकता यदि सबसे ज़्यादा होगी तो चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होगी, क्योंकि चांदी जो होती है वो सबसे अच्छी चालक होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपको देखो चारों ऑप्शन चारों देखने की जरूरत नहीं है, 2 से ही आप क्या कर सकते हो, इसको स्पष्ट कर सकते हो कि चांदी है वो सबसे चालक है। और एकमात्र जो अपन कह सकते हैं कि धातु जो विद्युत की कुचालक होती है वो कौन सी होती है, मरकरी होती है। ठीक है, लेड भी कम चालक होती है, तो यहाँ मरकरी दे रखा है, तो ये सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं की कक्षाएं होती है। ठीक है, तो अपने को पता है कि इनकी कक्षाएं कितनी होती है, 4 कक्षाएं होती है। ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाएं कितनी होती है, 4 होती है। सीधा सा रटने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, किसी परमाणु का उप परमाणु कण है वो इनमें से कौन सा जो है वो किसी भी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये उप परमाणु के और अपन कह सकते हैं कि कण होते हैं। ठीक है, और जिनोन जो होता है, तो जिनोन तो अपने आप में क्या होता है, एक अक्रिय गैस होती है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मृदा गैस भी बोलते हैं। तो ये जो है वो एक परमाणु का कण नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कौन सा होता है। तो अपने को पता है कि न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो दोनों होते हैं वो कहाँ होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर नाभिक के अंदर लगने वाला बल कौन सा हो गया, नाभिकीय बल हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तन सूचकों के सही क्रम को आरोप है वो क्रम को दर्शाता है। ठीक है, बाएं से दाएं आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, सीधी सी बात है कि बर्फ जो है वो इनमें अपने को पता है कि सबसे क्या ज़्यादा क्या होती है, सघन होती है। तो बर्फ, केरोसिन और अपन कह सकते हैं कि बेंजीन और सेंधा नमक के इसका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप है वो जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है, साइंस का जो अगला क्वेश्चन आपसे दे रखा है वही क्वेश्चन दे रखा है जो पहली पारी में भी था। ठीक है, ये दे रखा है कि उस का उदाहरण दीजिए जिसकी पीएच 7 से कम है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि सोडियम
सोडियम सोडियम यानी सोडियम होती है एक क्षारीय धातु और 7 से कम वाली क्या होती है, अम्लीय होती है। इसका मतलब सोडियम वाला कोई भी यौगिक है उसकी पीएच 7 से कम नहीं हो सकती। तो इसका सही जवाब क्या मान लिया गया था, अमोनियम क्लोराइड हमने मान लिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि कौन सा उत्तक पौधों में कठोर और दृढ़ बनाता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन अपने आप क्वेश्चन आया था कि कौन सा उत्तक है वो पादपों में लचीलापन प्रदान करता है, तो वो कौन सा हो गया, कोलेन कायमा हो गया था। ठीक है, लेकिन पादपों को कठोर और दृढ़ बनाता है उसको क्या बोलते हैं, स्केलेरिन कायमा, और हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, दृढ़ उत्तक बोलते हैं। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, दृढ़ उत्तक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। ठीक है, अपने को पता है कि ध्रुवों के ऊपर है वो जी का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और भार ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर mg होता है। W बराबर क्या होता है, mg होता है। ठीक है, तो जी का मान जहां सर्वाधिक होगा वहीं पर क्या होगा, भार ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मत्स्य और वर्ग की विशेषता नहीं है। ठीक है, स्यूडो कॉलम की उपस्थिति अपने को पता है कि पोरीफेरा संघ की विशेषता है। ठीक है, किसकी विशेषता है, पोरीफेरा संघ की विशेषता है। तो गलफड़ों द्वारा श्वसन, हड्डी उपास्थिक कंकाल और सलग का बाह्य कंकाल, ये तीनों क्या होती है, मछलियों की विशेषता होती है। लेकिन स्यूडो कॉलम की उपस्थिति इनकी विशेषता नहीं होती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है साइंस का वो कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम होता है। ठीक है, प्लेसेंटा या हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, अपरा, और अपन कह सकते हैं कि इसका नाम अपन कई बार गर्भनाल भी कहते हैं। ठीक है, गर्भनाल का मतलब ये होता है कि ये जो होता है वो क्या करता है कि माँ से शिशु के अंदर पोषण प्राप्त करने का जो अपन कह सकते हैं कि एक अपन कह सकते हैं आधार है। तो ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकालता है और भ्रूण को पोषण भी प्रदान करता है। ठीक है, ये दोनों कार्य क्या होते हैं, अपरा के होते हैं। ठीक है, तो अपने को याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रक्त के अंदर शर्करा के स्तर पर वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता लगाया जाता है। तो अपने को पता है अग्नाशय के अंदर क्या पाई जाती है, लैंगरहैंस द्वीप नामक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और जिनके एल्फा और बीटा और गामा 3 भागों में बंटी होती है, और जिनके बीटा भाग से अपन कह सकते हैं कि इंसुलिन का स्त्रावण होता है। ठीक है, और इंसुलिन जो होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है, कांस्टेंट जो धातु है वो किसके मिश्रण से बनाई जाती है। तो ये सीधा सा रटने वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कॉपर और निकल से क्या की जाती है, कांस्टेंट नाम की धातु है वो बनाई, जो मिश्र धातु होती है वो बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, ये रहा। ठीक है, ये एक परसंवेदी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, परसंवेदी यौगिक। तो ये तो रेलवे ने क्या कर रखा है, हटा रखा है, तो ये कोई नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में और 0.6 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की गई है तो आवेश की मात्रा क्या होगी। तो आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है Q, और अपने को पास फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। ठीक है, Q यदि आवेश पूछा गया है तो Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है, IT होता है, यानी विद्युत धारा इंटू क्या होता है, समय। अपने पास विद्युत धारा कितनी है, 0.6 है, और अपन कह सकते हैं कि 6 मिनट है, और टाइम हमेशा सेकंड में लिखा जाता है। तो 6 मिनट के अंदर अपन कह सकते हैं कि कितनी सेकंड होती है, तो 6 मिनट में होती है 360 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 216 कूलाम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपको याद रखना है, Q बराबर IT। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो साइंस का है यहाँ ये रहा। ठीक है, देखिए आपसे दे रखा है कि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाने के अपने सर पर रखता है तो किया गया कार्य। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपसे पूछा गया है, ऊर्जा पूछी गई, स्थितिज ऊर्जा पूछी गई है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो गया, mgh हो गया। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। m आपको दे रखा है कितना, 20 दे रखा है, और आपसे और 2 मीटर ऊंचाई दे रखी है, और 10 क्या दे रखा है आपको, जी का मान अगले ने देखो दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 400 मीटर, सॉरी 400 जूल है, वो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 400 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थी देखो बार बार कह रहे थे कि सर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अपने को इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल आते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो न्यूमेरिकल बता दूं, फिर आपसे क्या कराएंगे अपन, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अलग से और करेंगे। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि जब एक गिलास के ऊपर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर सिक्का है वो पानी के अंदर गिर जाता है, तो ये किस नियम के द्वारा? तो ये जड़त्व का नियम होता है। और अपने को पता है जड़त्व का नियम का मतलब ये हो गया कि कोई भी वस्तु होती है वो जो अपन कह सकते हैं कि अपने अंदर होने वाली स्थिति का परिवर्तन का जो विरोध करती है, ठीक है। अपने जैसे ही अपन ने क्या किया, इसे गत्ते को मारा तो सिक्का जो है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगा, तो गत्ता निकल जाएगा और सिक्का गिलास के अंदर गिर जाएगा, तो ये हो जाएगा जड़त्व का नियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार के बराबर होता है, तो ये तो सबको पता है 1/6 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं मधुमक्खी के डंक के अंदर क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, या कई बार आपसे इसका सीधा नाम भी पूछ दिया जाता है, क्या? फार्मिक अम्ल नाम लिया जाता है, ठीक है। और अम्ल का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा, और आपने कई पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और सोडियम का मतलब उपस्थिति, यानी सोडियम एक क्षारीय धातु है, तो सोडियम के सभी यौगिक क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो ये यदि अम्ल है तो इसके क्षार के साथ अभिक्रिया करवाने पर इसका उपयोग इलाज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो 2 पेपर अपने पूरे होते हैं। तीसरा पेपर चलिए अपन जल्दी से कर लेते हैं कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार है वो कितना होता है? 1/6 होता है, सबको पता है, फिर दोबारा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये रहा कि 70 किलोग्राम के वस्तु को उठाने के लिए 98 जूल कार्य किया जाता है, तो वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया है, ठीक है। आपके पास है वो mgh फॉर्मूला, इस mgh फॉर्मूले पर आधारित होगा। आपको mgh का मान दे रखा है कितना? mgh का मान दे रखा है आपको कितना? 9800 दे रखा है, ठीक है। m का मान आपको दे रखा है 70, ठीक है। और g का मान अपने पास 10 होता ही है। h आपसे पूछा गया, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो गई? कैंसिल हो गई। और जब अपन 7 से 98 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 आ जाएगा। तो किया गया कार्य ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 14 मीटर हो जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दिए गए पथ में और वामावर्त प्रवाह है वो किसका है, ठीक है। अब यहाँ यदि अपन वामावर्त प्रवाह की बात करें तो देखिए आपको यदि अपन बात करें तो यहाँ माइनस दे रखा है, ठीक है। और माइनस है वो इस साइड में, ठीक है। माइनस है इस साइड में जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है वामावर्त प्रवाह। और माइनस चिन्ह किसका होता है, ठीक है। अपने को पता है कि माइनस जो चिन्ह होता है वो किसका होता है? माइनस चिन्ह होता है इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए और एक कोशिकाएं विरल रूप से संतरित होती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं आपको कि अंतरकोशिकीय अवकाश किस प्रकार के उत्तक में अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आगे आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि अंतरकोशिकीय अवकाश किस प्रकार के उत्तक में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है पेरेनकाइमा, और पेरेनकाइमा को हम बोलते हैं मृदुतक। पादप के कोमल भागों में, या अपन कह सकते हैं फल का जो खाने योग्य भाग होता है वो किसका बना होता है? मृदुतक का बना होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है। देखिए ये क्वेश्चन रेलवे ने हटाया भी है, लेकिन यदि अपन बात करें तो इसके हिसाब से इसमें सबसे बड़ा जो ऐसा युग्म जिसमें छोटा और बड़ा परमाणु दे रखा है तो वो हो जाएगा लिथियम, और क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ये क्वेश्चन है वो क्या किया गया है? हटाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अपन कह सकते हैं बायोलॉजी का न्यूमेरिकल है, ठीक है। बायोलॉजी का न्यूमेरिकल है 556 गोल हरे और अपन कह सकते हैं सिकुड़े बीजों के बीच में, गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के बीच में संकरण यानी हाइब्रिड करवाया जाता है। तो आपसे पूछा गया गोल पीले बीज कितने होंगे, ठीक है। देखिए अपने को पता है कि लक्षण प्ररूप अनुपात दित संकरण का अपने पास है 9:3:3:1, ठीक है। ये अपने को लक्षण प्ररूप अनुपात अपने को प्राप्त है, ठीक है। इनकी टोटल संख्या कितनी होगी? 16 हो गई, ठीक है। आपको 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 556 दे रखी है, ठीक है। 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 556 दे गई है। और गोल पिलों की संख्या पूछी गई है, तो अपने को पता है, आपको ये याद होना चाहिए कि गोल पिलों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है। जब अपने गोल हरे और सिकुड़े हुए पिलों के बीच में अपन जब क्रॉस करवाते हैं तो अपन कह सकते हैं कि
पहली पीढ़ी के अंदर है और लक्षण प्रारूप में गोल पीले कितने दिखते हैं, 9 दिखते हैं। ठीक है, तो टोटल 16 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 556 दे रखी है, और 9 की वैल्यू यदि आपसे पूछी गई है तो अपने को पता है 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 34.75 हो जाएगी, और इसको यदि अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 312 पॉइंट है वो कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो निकटतम आंसर कितना हो गया, 315 हो गया। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, आपको याद रखना है सीधा सा। अपने को पता है कि अपने को लक्षण प्रारूप का अनुपात है 9:3:3:1 है। टोटल योग कितना हो गया, 16 हो गया। 16 की योग अपने को वैल्यू दे रखी है कितनी, 556। 1 की वैल्यू निकाल के अपने को 9 की वैल्यू है, यानी गोल पिलों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 315। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है साइंस का, तो अगला क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल ये दे रखा है कि दिए गए परमाणु वाले तत्वों में से, और अपने को पूछा गया है कि मैग्नीशियम के समान होते हैं। ठीक है, देखिए अपने को पता है कि 19 नंबर होता है पोटेशियम, 13 नंबर होता है एल्यूमिनियम, 11 नंबर होता है सोडियम, और 4 नंबर क्या होता है, बेरिलियम। और अपने को पता है कि बेरिलियम के नीचे क्या आता है, आवर्त सारणी में मैग्नीशियम आता है। ठीक है, तो बेरिलियम के गुण है वो मैग्नीशियम से मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है साइंस का, अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के में कितने मोल होते हैं। ठीक है, अब देखो अपने को पता है कि मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान बट्टा क्या होता है, आणविक द्रव्यमान होता है। मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बट्टा आणविक द्रव्यमान है। आपको दिया गया द्रव्यमान कितना है, 25 ग्राम है। दिया गया द्रव्यमान कितना है, 25 ग्राम है। आणविक द्रव्यमान सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको ज्ञात करने का तरीका मैं बताता हूँ कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, H2SO4 होता है। ठीक है, अब H2SO4 का आप आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करोगे, अपन कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। ऑक्सीजन 1 का 16 होता है तो 4 का कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, 4 का कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, सल्फर का कितना हो गया, 32 हो गया, और सॉरी 4 का 48 नहीं हो गया, 64 हो गया। ठीक है, 4 का कितना हो गया, 64 हो गया। तो इनको जब अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल कितना, 98। तो आपको सीधा डायरेक्ट ये भी याद रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 98। अब आपको दिया गया कितना है, 25, और आणविक द्रव्यमान कितना है, 98। जब ये आप भाग दोगे तो ये आ जाएगा 200, 0.255 कुछ है। ठीक है, तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉनों द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल, अभी पहले भी आ चुका है क्वेश्चन ये, तो ये हो गया क्या, नाभिकीय बल हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। तो ये तो रटने वाला सीधा सा क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, ये दोबारा रिपीट होता है तो 7 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो आपके क्या दे रखा है कि कीटोन को क्या, कीटोन के और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में क्या लगाया जाता है। तो नाम से ही पता चला कीटोन, तो इसके अंत में क्या लगाया जाता है, ओन लगाया जाता है। एल्कोहल के ओल लगाया जाता है, एल्डिहाइड के एल लगाया जाता है, और मेथेनोइक अम्ल जो अम्ल होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, उनके पीछे क्या लगाया जाता है, ओइक एसिड लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है। नर जनन कोशिकाएं क्या होती है, शुक्राणु होती है, और इनका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण होता है कहाँ पर, वृषण के अंदर होता है। ये स्टोर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, वृषण कोश में होते हैं। इनको पोषण कौन प्रदान करते हैं, प्रोस्टेट प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन, कार्य करने की दर है वो अपने को पता है, शक्ति होती है, सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। तो कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति होती है। ठीक है, कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बेकिंग पाउडर निर्माण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। याद रखना, टार्ट्रिक अम्ल। हाँ, वही टार्ट्रिक अम्ल जो किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है, बेकिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया ये कि बेकिंग पाउडर के अंदर किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग किया जाता है किसका, टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
चलिए यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि कोरक सेल में मौजूद वह रसायन जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। कोरक का मतलब क्या होता है? कोरक का मतलब होता है छाल, ठीक है। पादपों की छाल में कौन सा रसायन है जो उनके अंदर है वो गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है? तो ये होता है सुबेरिन। रट लेना है, सीधा सा रटने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो कौन सा पादप हार्मोन है वो उसको तने को सूरज की रोशनी की तरफ झुकाता है? तो सबको पता है कि जो ऑक्सिन जो पादप हार्मोन होता है वो तने को सूरज की रोशनी की तरफ मोड़ता है। तने की वृद्धि में सहायक होता है कौन? जिबेरेलिन। कोशिका द्रव्य विभाजन में सहायक होता है कौन सा? साइटोकाइनिन। और पादपों का जो वृद्धि रोधक हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? एस्कार्बिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साधारण नमक के और निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की किसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है? तो अपने को पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की जब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड निर्माण के लिए NaOH की HCl के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तब क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। नमक और जल का निर्माण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल के बनने वाली लहरें कौन सी होती है? रटने वाला क्वेश्चन है, सीधा सा याद रख लेना। यदि कोई भी विस्फोट होता है तो समुद्र में बनने वाली लहरें जो होती है वो कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। अपने को पता है कि 57 जो तत्व है वो कौन सा है? वो है लेंथेनम, ठीक है। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व कौन सा है? लेंथेनम। और लेंथेनम डी ब्लॉक के अंदर होता है। और अपने को पता है उसके बाद 58 से लेके 71 तक जो तत्व होते हैं वो बनाते हैं क्या? लेंथेनॉइड श्रेणी बनाते हैं, ठीक है। और लेंथेनॉइड श्रेणी जो होती है वो किसके अंदर होती है? F ब्लॉक के अंदर होती है, ठीक है। 58 से 71 तक क्या होती है? ठीक है, 58 से 71 तक जो अपन कह सकते हैं कि सीरियम से लेके और ल्यूटेशियम तक, ठीक है, लेंथेनॉइड श्रेणी बनती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब देना है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच कोण क्या होगा? तो आपको याद रखना है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। यदि कार्य शून्य है तो विस्थापन और बल के बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। सीधा सा याद करने वाला और अपन कह सकते हैं सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक सेल का और एक चट्टान के अंदर विस्फोट होता है तो उसके टुकड़े कई दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति में संरक्षित क्या रहता है? तो सीधी सी बात है, टूटने की स्थिति में संरक्षित क्या रहता है? संवेग रहता है। और इसी से क्या बनता है? संवेग संरक्षण का नियम बनता है, ठीक है। इसी से क्या बनता है? संवेग संरक्षण का नियम बनता है। अपने को पता है संवेग को P से व्यक्त किया जाता है और P बराबर क्या होता है? mv होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के एक कण में और 2.5 यानी 2.5 सेकंड में 40 कंपन होते हैं तो आवर्ती कितनी होगी? ठीक है, तो अपने को पता है आवर्ती बराबर क्या हो गई? कंपनों की संख्या बट्टा क्या हो गया? समय हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 16 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। आवर्ती बराबर क्या होता है? कंपनों की संख्या बट्टा क्या हो गया? समय हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 16 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है समूह में निष्क्रिय गैसें होती है, ठीक है। समूह किस समूह के अंदर है वो निष्क्रिय गैसें होती है? तो अपने को पता है कि 18वां जो समूह होता है, ठीक है, 18वां जो समूह होता है उसके अंदर क्या होती है? निष्क्रिय गैसें होती है। और 18वें वर्ग को अपन क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग भी बोलते हैं। मैं आपको कई बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, ठीक है। अपने को पता है कि ऊंचाई पर ले जाने पर वस्तु में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा है। और गिर रही है तो उसके अंदर क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो पहाड़ से गिर रहे पिंड के अंदर क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो दोस्तों 3 पारियों के अंदर 75 क्वेश्चनों को अपने और डिटेल सहित पढ़ने की कोशिश की। जो भी विद्यार्थी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताएं, यानी कुछ अलग चीज़ आपको लग रही है कि ये हमारे लिए अलग है, तो उस चीज़ को तो आपको नोट डाउन कर ही लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के अंदर, या अपन कह सकते हैं अगली क्लास के अंदर, और इसके अंदर और क्या सुधार होने चाहिए वो भी आपके सुझाव है वो आमंत्रित है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।